हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है रेबीज़ वायरस और ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं फिर। ये बिलोंग करता है फैमिली रेप्डोवायरिडी से। ये एक्ट करता है ह्यूमन के सीएनएस पे, ह्यूमन और एनिमल के सीएनएस पे ये एक्ट करता है। और ये रैबिड एनिमल से ट्रांसमिटेड होता है। जिन एनिमल में रेबीज़ वायरस प्रेजेंट होगा उनको हम रैबिड एनिमल बोलेंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ और इसके क्लिनिकल फीचर्स हम इसमें इस वीडियो में सारे के सारे देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में ये बुलेट शेप्ड होता है। ये इसकी शेप ये बुलेट शेप्ड होती है और इस पे एनवेलप होता है और न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। तो जो बुलेट शेप है ये ब्लैक कलर की जो है वो इसकी एनवेलप है और ये इसकी सरफेस स्पाइक्स निकले हुए हैं। एनवेलप से सरफेस स्पाइक्स निकले हुए हैं और इसके अंदर जो है ये हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। तो ये ब्लैक कलर का जो है वो एनवेलप और ये हो गया न्यूक्लियोकैप्सिड। और इनको स्पाइक्स को हम पेप्लोमर्स भी बोलते हैं। तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एनवेलप जो है वो लिपिड का बना हुआ होता है। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये एनवेलप है और ये लिपिड का बना हुआ होता है। इनको हम ये जो स्पाइक्स निकले हुए हैं इनको हम पेप्लोमर्स भी बोलते हैं। और ये किसके बने हुए होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के। और ये एम्बेडेड होते हैं एनवेलप में। ये ब्लैक वाली लेयर के अंदर जो है वो एनवेलप है हमारा और ये एम्बेडेड होते हैं एनवेलप में। ठीक है, जो एनवेलप इज़ इंटरनली लाइंड बाय द लेयर ऑफ दी मैट्रिक्स प्रोटीन। ये जो सर्कल है रेड कलर का, ये मैट्रिक्स प्रोटीन है और ये एनवेलप के अंदर अंदर लगी हुई होती है। ठीक है, इंटरनली लाइंड बाय लेयर ऑफ दी मैट्रिक्स प्रोटीन। न्यूक्लियोकैप्सिड देख लेते हैं। ये न्यूक्लियोकैप्सिड है वो हेलिकल सिमेट्री का है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो इसमें आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी होता है इसमें और इसका जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड्स होते हैं। इसकी रेजिस्टेंट की किससे इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टेंस मतलब होता है कि ये किन चीज़ों से किल नहीं हो सकता, मतलब ये किससे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें हैं ड्राइनेस, कोल्ड, डिके मैटर। ये इन चीज़ों में सर्वाइव कर जाएगा। सेंसिटिव किससे है? मतलब सेंसिटिव का मतलब ये किस चीज़ों से किल हो सकता है। तो फिनॉल है, फॉर्मेलिन है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन है, सनलाइट, यूवी रेज, ये इन चीज़ों में किल मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ मतलब अब बैक्टीरिया और वायरस इन सब की ये जो टॉक्सिक होते हैं, ये जो डेंजरस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? ये इनमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स में इनके वायरुलेंस फैक्टर्स जो होते हैं ये उनकी वजह से डेंजरस होते हैं। तो वही है जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सरफेस स्पाइक्स है, न्यूक्लियो प्रोटीन, हीमोग्लोटिनिन, मेम्ब्रेन प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और जो कि हमारी बॉडी में आके, ह्यूमन की बॉडी में आके उसको इन्फेक्ट करते हैं और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स वैसे तो हमारे लिए नेम्स ही काफ़ी हैं, लेकिन अगर हम डिटेल में भी देखें तो सरफेस स्पाइक्स जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन जी का बना हुआ होता है। ये दोनों ही वायरुलेंस, इम्यूनिटी और पैथोजेनेसिस दोनों में ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो स्पाइक्स होते हैं, आप सबको पता है स्पाइक्स ना बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो स्पाइक्स होते हैं ये वायरस को एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड होने में हेल्प करते हैं। न्यूरल टिश्यूज़ में जाएंगे, ब्रेन में जाके जो ये एक्ट करते हैं। तो कौन से टिश्यूज़ में एक्ट करते हैं? ये न्यूरल टिश्यूज़ में एक्ट करते हैं और वहाँ पे जाके ये बाइंड करते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से। तो स्पाइक्स का रोल ये होता है कि ये इनको बाइंडिंग में हेल्प कराता है। ये इंड्यूस करता है हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन, जिसको हम एचआई भी बोलते हैं। ये इंड्यूस करता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ और ये स्टिमुलेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। ये इट में प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन। इसकी वैक्सीन भी बनती है और जो कि बहुत इफेक्टिव भी है। एचआई एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, हीमोग्लूटिनेशन एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो इन्फेक्शन के बाद प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और इम्यूनाइजेशन इन्फेक्शन के बाद प्रोड्यूस होती हैं। एचआई टेस्ट हेल्प इन द डिटरमाइनिंग द इम्यूनिटी टू रेबीज़ बट लेस सेंसिटिव। एचआई टेस्ट कराया जाता है उसकी इम्यूनिटी देखने के लिए। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, सेकंड जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। ये प्रोटेक्टिव नहीं होता बैक्टीरिया के लिए और एंटीसेरा प्रिपेयर किया जाता है इसके अगेंस्ट। एक टेक्निक यूज़ की जाती है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। अदर एंटीजन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस जो होती है, ये रेबीज़ वायरस होते हैं, वो कॉजेटिव एजेंट होते हैं रेबीज़ के। ये डॉग्स में प्रेजेंट होते हैं, टिक्स में प्रेजेंट होते हैं, एरोजोल में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसप्लांट जब जिस किसी ने कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कराया होगा उसमें होने के चांसेस हैं। तो रैबिड डॉग्स या रैबिड एनिमल्स वो होते हैं जिनमें रेबीज़ वायरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वायरस प्रेजेंट होगा सलाइवा में। जो एनिमल का सलाइवा होगा ये उसमें प्रेजेंट होगा और जब वो बाइट करेगा एनिमल तो वहाँ पे ह्यूमन के वूंड जो होगा उसमें जाके
डिपॉजिट हो जाएगा। अब वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, उस वुंड में मल्टीप्लाई करेगा। वुंड मतलब वुंड से होते हुए वो कनेक्टिव टिश्यू में, मसल्स में और फिर फाइनली नर्व्स में जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, नर्व्स में चला जाएगा। फिर क्या होता है कि पेनिट्रेट करेगा वो नर्व एंडिंग को पेनिट्रेट करके फिर वो एक्सोप्लाज्म में चला जाएगा और फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जाके ट्रेवल करेगा और फिर वहाँ पे स्प्रेड होगा सेंट्रीपिटली एक्सोन टू न्यूरोनल बॉडीज़ एंड प्रोग्रेसिवली अप टू दी स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरोनल बॉडीज़ से होते हुए वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। फिर जाएगा ब्रेन से मतलब जब वो ब्रेन में पहुंच जाएगा वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करके फिर वो सेंट्रीफ्यूगली नर्व ट्रंक में जाता है और वहाँ से लौट के आता है। फिर वेरियस पार्ट को इन्फेक्ट करते हुए वो सलाइवा में जाके शेड हो जाएगा। ठीक है, ये है कि मतलब सलाइवरी ग्लैंड भी उन बॉडी पार्ट्स में आता है, सलाइवरी ग्लैंड में भी मल्टीप्लाई करता है। शेड हो जाएगा सलाइवा में और मिल्क में भी मिलेगा, यूरिन में भी मिलेगा, कॉर्निया और फेशियल स्किन में भी ये रेबीज़ वायरस मिलेगा। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है। जब अगर है ना वुंड फेस या हैंड पर हो तो वो इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है। लॉन्ग जब होगा जब वो लेग पर काटा, मतलब से किसी डॉग ने या किसी एनिमल ने उसको लेग पर बाइट किया हो। ठीक है, एवरेज टाइम जो है इसका 20 to 90 डेज़ का है। ये जो टाइम होता है वो शॉर्टर होता है चिल्ड्रंस में एडल्ट के कंपैरिजन में। जब वो बाइट करेगा हेड, नेक, अपर लिम्स में तो ये पीरियड शॉर्ट होगा और ये शॉर्ट पीपल्स में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन शॉर्ट पीरियड जो होगा वो शॉर्ट पीपल्स में देखा जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ रिलेटेड टू दी पीरियड रिक्वायर्ड बाय वायरस टू रीच द ब्रेन। अब ऐसे है कि इंक्यूबेशन इससे भी रिलेट किया जा सकता है, मतलब इंक्यूबेशन को जब वायरस ब्रेन तक पहुंचेगा वो वाला टाइम, जितने टाइम में वायरस ब्रेन तक पहुंचेगा उस टाइम को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। फिर उसके सिम्टम्स वगैरह दिखेंगे तो हमें तो मतलब तब पता चलेगा। 4 स्टेजेस होती हैं ह्यूमन में इसकी। तो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोड्रोमल स्टेज, एक्यूट न्यूरोलॉजिक स्टेज, कॉमा एंड डेथ। जो प्रोड्रोमल स्टेज होती है वो 2 to 10 डेज तक होती है, कैरेक्टराइज बाय द फीवर, मलेज, हेडेक, फैटिक, एनोरेक्सिया। और जो मेन फीचर्स होते हैं वो होते हैं न्यूराइटिक पेन, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, एंजाइटी, अबनॉर्मल सेंसेशन एट वुंड साइड। जहाँ पे वो एनिमल ने काटा है वहाँ पे एक सेंसेशन सी होती रहेगी। ठीक है, सेकंड स्टेज है हमारी एक्यूट न्यूरोलॉजिक स्टेज। तो इसमें दो टाइप की होती है। ये जो न्यूरोलॉजिक स्टेज होती है इंसेफेलाइटिक टाइप की और पैरालिटिक टाइप की। जो इंसेफेलाइटिक टाइप की होती है वो 80% होती है और पैरालिटिक टाइप की जो होती है वो 20% होती है। जो इंसेफेलाइटिक रेबीज़ होता है वो 2 to 7 डेज़ तक रहता है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी, इसमें क्या देखा जाता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी और ल्यूसिड इंटरवल। हाइपर एक्साइटेबिलिटी में एंजाइटी होती है और एजिटेशन, बिजारे बिहेवियर और हेलुसिनेशंस देखने को मिलते हैं। ल्यूसिड इंटरवल वो होता है कि है ना उसकी टेम्परेरी रिकवरी होती है पेशेंट की, और टेम्परेरी रिकवरी होती है। ये टाइम शॉर्ट होता है जैसे जैसे डिसीज़ बढ़ती जाती है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं इसमें, जैसे हाइपर एक्साइटेबिलिटी और ल्यूसिड इंटरवल था तो उसमें हमें और क्या दिख सकता है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज लैक्राइमेशन, उसकी आंखों में से पानी जो आएगा वो बढ़ने लगेगा। इंक्रीज सलाइवेशन, जो उसका सलाइवा भी इंक्रीज होने लग जाएगा। इंक्रीज पर्सपायरेशन, हाइड्रोफोबिया भी उसे होने लग जाएगा। जब हमने देखा है अक्सर क्या है ना, जब किसी डॉग ने बाइट किया हो तो वो पानी से डरने लग जाता है, वो पानी नहीं पीता तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, उसको पानी से डर लगने लग जाएगा। वो पीने की कोशिश भी करेगा तो उसके फेरिंग्स और लैरिंग्स में दर्द होगा, स्पाज़्म, मतलब ऐसा लगे, मतलब उसका जो फेरिंग्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होने लग जाएंगे, तो इस वजह से वो पानी नहीं पी पाता। लेकिन हाँ वो सॉलिड फूड खा सकता है, लेकिन लिक्विड फूड ले नहीं सकता ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्रेन स्टेम न्यूरॉन। क्योंकि वहाँ पे जो अब वो न्यूरॉन्स पे जाके एक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो असर इसका दिखेगा। तो वो ब्रेन स्टेम को इन्फेक्टेड कर देता है, तो उसकी वजह से वो डिसफंक्शन करने लग जाता है जो ब्रेन स्टेम है। तो इसकी वजह से वो सॉलिड फूड तो लेगा और उसको हाइड्रोफोबिया होगा, जो कि है ना क्या होता है, फियर ऑफ वाटर। जनरलाइज्ड कॉन्वर्जन देखने को मिलेगा। उसके बाद वो डेथ, मतलब उसके बाद जैसे जनरलाइज्ड कॉन्वर्जन होगा और उसके बाद उसकी सडनली डेथ हो जाएगी रेस्पिरेटरी अरेस्ट से, क्योंकि वो फेरिंग्स और लैरिंग्स पे भी एक्ट करता है। इन सम पेशेंट इंस्टीड ऑफ द हाइपर एक्टिविटी पैरालिटिक फीचर डोमिनेट। कुछ पेशेंट्स में हाइपर एक्टिविटी की वजह से पैरालिटिक फीचर्स डोमिनेट कर जाते हैं, मतलब अगर डेथ भी नहीं होती तो वो पैरालिसिस हो जाती है उसको। फिर जो एक्यूट न्यूरोलॉजिक स्टेज के बाद देखी जाती है कॉमा और डेथ वाली स्टेज। तो यही है कि है ना, जब वो ब्रेन पे जाके एक्ट कर रहा है तो वहाँ के फंक्शन को भी अफेक्ट करेगा, तो वहाँ के ब्रेन के फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे, तो डेट लीड्स टू दी कॉमा एंड डेथ। ये हमारी थैंक यू।